इंडस्ट्री के शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें रेलवे इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर होंगे वो होंगे BEML, कंटेनर कॉरपोरेशन, इरकॉन इंटरनेशनल, IRCTC, IRFC, RVNL, ओके एंड राइट्स एंड टेक्समेको रेल और टीटागढ़ एंड जुपिटर वैगन। तो इन सभी के बारे में हम अभी बात करते हैं, एक एक करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है रेलटेल। रेलटेल अपने अभी वीकली चार्ट ही खुला हुआ है, मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है और अपने वीकली चार्ट में ये अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं, बट ये अपनी जब तक अपने सपोर्ट एंड डिमांड जोन के अंदर नहीं आता था तब तक हम इसको बाइंग करने की कोई सलाह नहीं देंगे। ठीक है, इसका अगर वनडे चार्ट भी देखते हैं तो वनडे चार्ट में भी कुछ ज़्यादा अभी हमारे को यहाँ पे पैटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसको पहले हम वनडे चार्ट के अंदर सपोर्ट एंड बाइंग जोन के अंदर आने देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या पैटर्न्स चार्ट के बन रहे हैं, देन हम बाइंग के लिए प्रोसीड करेंगे। अभी हम कोई बाइंग नहीं करेंगे, अभी हम पेशेंस रखेंगे इस शेयर में। दूसरा हम खोल लेते हैं यहाँ पे IRCTC। IRCTC अभी रिजेक्शन लेगा अपने EMA के थ्रू, और यहाँ पर अभी ये वैसे तो अपने बाइंग जोन के अंदर है ऑलरेडी, और बाइंग जोन से आप देखोगे तो एक अच्छी खासी बाइंग आई है, बट यहाँ पे जो इसका चार्ट देखने को मिल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी ये अप ट्रेंड के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। और इसको हम 1 वीक चार्ट पे भी देखते हैं एक बार, तो 1 वीक चार्ट पे भी ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो अभी कहने का मतलब यही है मेरा, तो थोड़ा सा अभी वेट करें यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न्स आएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे एक सलाह, हाँ मतलब एक डिसीजन लेंगे कि हमारे को क्या आगे डिसीजन लेना चाहिए शेयर में बाइंग के लिए। बट अभी मैं यहाँ पे कोई भी अपना अपनी सलाह नहीं दूंगा, अपना कोई भी सुझाव नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वापस, अब सेकंड शेयर के बारे में देखते हैं यहाँ से, जो कि टीटागढ़ होने वाला है। ठीक है, टीटागढ़ टीटागढ़ भी अपने अभी जिस जोन में है वहाँ पे ना तो कोई सप्लाई है ना कोई डिमांड है। मेरा कहना मतलब हमेशा ये रहता है कि जहाँ पे भी एक सप्लाई और डिमांड का जोन होना, मतलब सप्लाई हो तो आप सेल करो, डिमांड जोन हो मतलब जो अपने जोन के अंदर अगर हो तो वहाँ पे एक्शन लेना ज़्यादा बेटर रहता है और जल्दी फास्ट रिटर्न्स हमारे को देखने को मिलते हैं। हम कभी भी अपने मूड से एंट्री कर जाएं किसी भी शेयर में कि अच्छा आज तो ये बढ़ा है और आज मैं ख़रीद लेता हूँ, तो ऐसा कभी भी मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि वो कल गिर भी सकता है। तो जब तक हम एक प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर पेशेंस नहीं रखेंगे मार्केट के अंदर, हमारा पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपकी कैपिटल पे आप एक तरीके से डेली इंटरेस्ट देखो कि आपको डेली अगर आप आज कहीं पैसा लगा रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिनिमम आपको मिलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप मतलब अपना रेशो भी देखोगे तो 1:3 का 1:4 का रेशो देख करके आप अगर अर्निंग करोगे देन आपका एक अच्छा सा प्रॉफिट आने लगते हैं। और जिसमें सक्सेस रेट जब हम सप्लाई डिमांड जोन देख करके जब हम परचेजिंग करते हैं और वहाँ पे हम कैंडल्स को पकड़ते हैं तो वहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी लॉस के वक्त, लॉस के मुकाबले। और जब हम इस तरीके से पैटर्न्स को नहीं देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन को नहीं देखते हैं, और हम डायरेक्टली जाकर के मार्केट में कूद जाते हैं और डायरेक्टली बाइंग कर लेते हैं, उस केस में क्या होता है कि हम वहाँ पे पैसा वापस दे के आ जाते हैं मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा लॉस खा के आते हैं हम। तो मेरे कहने वाला भी यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी टीटागढ़ के बाद में हम आ जाते हैं BEML पे। BEML के अंदर क्या सिचुएशन है, BEML काफ़ी अच्छा शेयर लग रहा है मेरे को अभी यहाँ पे ये, और ये अपने एक डिमांड जोन में भी है। और यहाँ पर इसका 1 वीक चार्ट देखूँ मैं तो अभी होल्ड रुकने की सलाह है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भी होल्ड की सलाह है, और नहीं है तो बाइंग करने से भी पहले भी मतलब होल्ड की सलाह है कि आप होल्ड रुकिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अभी बाइंग मत कीजिए। ठीक है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आप इसमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेकंड आ जाते हैं हम कंटेनर कॉरपोरेशन। कौन कौन ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो हम अभी जितने भी रेलवे शेयर्स देख रहे हैं सभी मैक्सिमम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप अभी इसके अंदर एंट्री ना बनाएं, जब तक एक अच्छा सा आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं मिल जाता है तब तक आप इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की एंट्री ना बनाएं। बाकी आप कंटेनर कॉरपोरेशन में एक एंट्री ले सकते हो, छोटी सी एंट्री अगर आपको लेनी हो तो 527 के ऊपर एंट्री लोगे, एंड 527 के ऊपर एंट्री लेकर के आप इसका टारगेट एक छोटा सा टारगेट मिलेगा, मतलब 2-1% का टारगेट मिलेगा। तो मेरे कहने की मेरे सलाह तो ये रहेगी कि अभी बाइंग ना करो,
थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, मार्केट को स्टेबल होने दो, मार्केट को थोड़ा सा शेयर को थोड़ा सा अपना प्राइस जोन के अंदर आने दो जहाँ पे इसकी डिमांड रहती है। उस डिमांड जोन में वैसे ये आ चुका है, उस डिमांड जोन के अंदर ही ये है और अपन यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा रिस्क लेना चाहोगे तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रख लो। और एक बार प्राइस के साथ में ईएमए पैटर्न्स को भी टर्न अराउंड थोड़ा सा आप ट्रेंड में आने दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इस शेयर का भी हमारा यही रिव्यू रहेंगे कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जल्दीबाजी में मार्केट के अंदर घुसने में कुछ नहीं है, हम वहाँ पे लॉस देके आएंगे, वहाँ से कमा के कभी नहीं निकलने वाले जल्दी से। तो सिर्फ पेशेंस रख कर ही मार्केट के अंदर आप विन कर सकते हो। अगर बिना पेशेंस के आप मार्केट के अंदर आ रहे हो तो आप विन नहीं कर पाओगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मार्केट के अंदर पेशेंस रखना, हर कोई नहीं कर पाता है। तो मेरे कहने की सलाह, मेरा मतलब मेरी तो यही मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आपके पास बाइंग होल्डिंग है तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो नीचे जा कर के, बट अभी होल्ड एवरेजिंग ना करें। सेम IRFC में भी सेम सिचुएशन है, ये अभी अपने डिमांड जोन के अंदर है, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, बट अभी इस तरीके की कोई कैंडल देखने को नहीं मिल रही है। इस तरीके देखो आप, यहाँ पे बाइंग बनी थी, ऊपर गया, बट ज़्यादा बाइंग नहीं है, ज़्यादा टारगेट्स नहीं है, क्योंकि ईएमए के सपोर्ट, ईएमए का रेजिस्टेंस है, ऊपर के प्राइस का रेजिस्टेंस है, और ये उसके बाद में वापस से नीचे आया है। डाउन ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमारे को बाइंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ही मतलब संभल के बाइंग करनी चाहिए डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड में जहाँ से अप ट्रेंड के लिए एक डाइवर्जन मिलता है, डाउन ट्रेंड के अंदर जाने के बाद में वहाँ से हमारे को एक छोटी 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 एंट्री करके हमारे को उस मार्केट के अंदर ग्रैब करना चाहिए, ना कि एक बड़ी एंट्री करनी चाहिए। कभी भी किसी भी एक शेयर पे, पर्टिकुलर शेयर के अंदर बड़ी एंट्री नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब एक क्लियर वे है कि कभी भी एक बड़ी एंट्री ना बनाए। इसके बाद में आ जाते हैं राइट्स। ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है और इसका डिमांड जोन यहाँ पर है, एक छोटा सा जो डिमांड जोन है, काफ़ी छोटा डिमांड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्राइस को पहले हम आने दें एक बार, कितना क्या नीचे आता है ये, देन उसके बाद में हम इसके अंदर एंट्री का सोचेंगे कि क्या हमारे को यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए राइट्स के अंदर या नहीं करनी चाहिए। इसका वन डे चार्ट देखते हैं, तो वन डे चार्ट भी सेम सिचुएशन पे आएगा वैसे तो, बट मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि वन डे चार्ट में भी यहीं पे एक सपोर्ट बन रहा है पूरा अच्छा खासा, और काफ़ी बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब डिमांड है यहाँ पे शेयर की काफ़ी अच्छे से। पहले भी इसने यहाँ से प्राइस को, मतलब पहले तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ से घूम करके यहाँ से ऊपर गया, सपोर्ट लेकर के इसको सपोर्ट जोन बनाया इसने, डिमांड जोन बनाया। उसके बाद में यहाँ से ऊपर गया और काफ़ी ऊपर गया है। उसके बाद में वापस से करेक्शन करता हुआ ये नीचे आया है, और इसी जोन से वापस से एक यहाँ पे वापस से इसमें बाइंग बनी थी जो यहाँ तक गया ये। उसके बाद में अब ये फिर वापस उसी जोन में आने के लिए रेडी हो रखा है। तो लेट्स सी, इसको प्राइस को यहाँ पे 201 188 के बीच में आने दें, एंड उसके बाद में एक बाइंग डिसीजन हम यहाँ पे ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। कभी भी किसी भी शेयर को हाई प्राइस पे नहीं लें, मतलब अगर कोई शेयर ब्रेकआउट कर रहा है तो ब्रेकआउट के टाइम पे तो बिल्कुल भी एंट्री ना मारे बिना सोचे समझे। टैक्स रेल, टैक्स मैको रेल पे आ जाते हैं हम। तो टैक्स रेल, टैक्स मैको रेल या जो भी है, मतलब तो उसका भी डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पर है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रेलवे इंडस्ट्री के सभी शेयर सभी अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर, मतलब सप्लाई जोन से डिमांड जोन के अंदर आने की तैयारी में लगे हुए हैं। जब तक ये यहाँ पे आएंगे और इसके बाद में एक डिमांड बनेगी, उसके बाद में वापस से प्राइस एक हाइक पे जाएगा, बट उससे पहले हम ये नहीं सोच सकते कि प्राइस कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा। वो टारगेट्स निकालना बड़ा मुश्किल है। अभी सपोज दैट किसी ने बिना देखे उसने देखा कि यार ये तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक एंट्री मार ली, उसकी आज क्या कंडीशन होगी, उसका पूरा पोर्टफोलियो रेट के अंदर कर रखा होगा इसने आराम से। ठीक है, अब जिसने यहाँ पे एक मास्टरमाइंड यूज़ किया, जिसने अपना एक अपना गेम प्लान बनाया कि हाँ मेरे को एक डिमांड सप्लाई जोन के अंदर जाके परचेजिंग करनी है, उसने कहाँ पे एंट्री मारी होगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
भाई उसने एक एंट्री तो यहाँ पे ली होगी, एक एंट्री तो यहाँ पे ली होगी। जैसे ही प्राइस ब्रेक किया उसने एंट्री ली एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो यहाँ से बाहर आ गया होगा, आराम से बाहर आया होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से वापस एक बाइंग बनी, यहाँ पे भी बाइंग बनी, इस जगह पे बाइंग बनी है यहाँ पे, यहाँ से वापस एंट्री ली और इसके बाद में इसने प्रॉफिट बुक किया। देन क्योंकि ये एक हमारा क्या है, डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस यहाँ पे प्राइस ने अपना पूरा एक जोन बनाया है, अपना एक सपोर्ट एरिया बनाया है। उस सपोर्ट एरिया में आने के बाद में वहाँ पे बायर्स बैठे हुए होते हैं हमेशा। तो हमारे को यही देखना है कि डिमांड और सप्लाई कहाँ पर है। ऊपर जितना प्राइस ऊपर जाएगा, बिना सपोर्ट के ऊपर जा रहा है प्राइस, मतलब हवा में है, वहाँ पे सप्लाई कभी भी आ सकती है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कब सप्लाई आ जाएगी। पता पड़ा शेयर एकदम से 10%, 15%, 20% का सीधा नीचे लॉस दे गया। तो हमारे को जो देखना है, जो परचेजिंग करनी है, वो करनी है हमेशा डिमांड और सप्लाई के। मतलब जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे परचेज़ करनी है, सप्लाई आने से पहले या सप्लाई आने मतलब सप्लाई जोन के अंदर हमारे को वहाँ से वापस से आउट हो लेना है। मतलब हम एक स्विंग ट्रेडिंग का अगर मैं बात करूँ तो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही मैं सलाह देता हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म या ज़्यादा शॉर्ट टर्म की सलाह नहीं देता। मैं 1 वीक और 1 डे चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, और 1 वीक 1 डे चार्ट के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन से शेयर की प्राइस कहाँ जा सकती है। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।